नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन इंडियन हिस्ट्री में आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत की। और प्राचीन भारत में आज हम बात करेंगे ब्राह्मण साम्राज्य की। हम आपको बताएंगे कैसे मौर्य वंश के बाद स्थापित हुआ ब्राह्मण साम्राज्य। और ब्राह्मण साम्राज्य में शामिल है सुंग वंश, कण्व राजवंश, सातवाहन राजवंश और चैदी राजवंश जो कि कलिंग में था। हम आपको बता दें भारतीय इतिहास 3 भागों में विभाजित है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अभी हम हाल ही में पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत। हमने आपको बताया था प्राचीन भारत स्टार्ट होता है प्राग ऐतिहासिक काल से। प्राग ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है, जैसे पाषाण काल जिसे हम पत्थर युग के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने बताया आपको आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिसका लिखित विवरण भी है, लिपि भी है, लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सका, जिसमें शामिल है हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद हम बात करते हैं इतिहास की। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। उसमें है वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और फिर हमने आपको बताया था कैसे महाजनपदों का उदय हुआ और उन्हीं के साथ में जैन धर्म और बौद्ध धर्म चला। और उन्हीं महाजनपदों में था एक मगध, जो कि मगध राजवंश के रूप में उभरा। और उसी मगध राजवंश के एक शासक थे नंदवंश, जिसके अंतिम राजा थे धनानंद, जिसकी हत्या की चंद्रगुप्त मौर्य ने और स्थापित किया मौर्य वंश की स्थापना। और मौर्य साम्राज्य चला। और उसके बाद मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे बृहद्रथ, जिसकी हत्या की उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने और स्थापित किया ब्राह्मण साम्राज्य। और आज हम बात करेंगे उसी ब्राह्मण साम्राज्य के, जिसमें शामिल है शुंग राजवंश, कण्व राजवंश, सातवाहन राजवंश और चैदी राजवंश। हम आपको बता दें मौर्य वंश के अंत के बाद उत्तर भारत कमजोर हो गया और उत्तर भारत में विदेशी आक्रमण भी स्टार्ट हो गए। और उन्हीं के चलते उत्तर भारत कई राजवंशों में विभाजित हो गया, जिसमें शुंग, कण्व, सातवाहन राजवंश। और इन्हीं के साथ उत्तर भारत में विदेशी आक्रमण भी स्टार्ट हो गए, जिसमें हिंदू यूनानी आए, शक आए, पहलव आए और कुषाण आए। आज हम बात करेंगे ब्राह्मण साम्राज्य की। उसके बाद हम आपको बताएंगे विदेशी आक्रमणों के बारे में। और उसी के बाद हम आपको बताएंगे उसी दौरान दक्षिण भारत में भी राजवंश चल रहे थे, जिसे हम संगम युग के नाम से जानते हैं, जिसमें थे चोल, चेर और पांडे। हम उनके बारे में बताएंगे, लेकिन आज हम बताएंगे आपको ब्राह्मण साम्राज्य। और उसमें हम बताएंगे आपको शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश और चैदी राजवंश के बारे में। और बताएंगे एग्जाम में अक्सर कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दें पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, वो ब्राह्मण जाति का था। इसीलिए यहाँ से स्टार्ट होता है ब्राह्मण साम्राज्य। हम आपको बता दें पुष्यमित्र शुंग ही थे जो कि बृहद्रथ के सेनापति थे, जो अंतिम मौर्य वंश का शासक था, जिसकी 185 ईस्वी पूर्व में उसकी हत्या कर दी गई और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली गई। आगे शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। ये भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि शुंग शासकों की राजधानी क्या थी? विदिशा। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। हमने बताया आपको कि मौर्य साम्राज्य के अंत होने के बाद उत्तर भारत में कोई बड़ा शासक नहीं बचा था, इसलिए विदेशी आक्रमण भी स्टार्ट हो गए थे। और उन्हीं विदेशी आक्रमणों में सबसे पहले मिनांडर, जिसे कि हम हिंदू यूनानी नाम से जानते हैं, उसने आक्रमण किया पुष्यमित्र शुंग के समय में, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने हरा दिया। एग्जाम ये भी क्वेश्चन आता है कि मिनांडर को सबसे पहले किसने हराया था? तो इसका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पतंजलि किस राजवंश के दौरान थे? तो इसका आंसर होगा शुंग वंश के दौरान, यानी कि शुंग राजवंश के दौरान। आगे भरहुत स्तूप का निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने कराया। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग ने। आगे शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति था और उसकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पे अब स्थापित हुआ कण्व वंश, यानी शुंग वंश का अंत हो गया, जिसकी स्थापना
पुष्यमित्र शुंग ने मगध के जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की थी। बृहद्रथ की हत्या के बाद स्थापित किया था वो शुंग वंश अब समाप्त हो गया। क्या था खास उस शुंग वंश में? शुंग वंश में था मीनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने हराया। पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पतंजलि किसके समकालीन था, तो यह था पुष्यमित्र शुंग के समकालीन। अब हम बात करते हैं कण्व वंश की, जो कि शुंग वंश के बाद स्थापित हुआ। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था और वासुदेव ने था इनका पहला राजा। सिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन राजवंश की स्थापना की। सबसे पहले शुंग वंश की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। उसके बाद कण्व राजवंश की स्थापना हुई और उसके बाद अब हम बात करेंगे सातवाहन वंश की, जिसकी स्थापना सिमुक ने की। सिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। अब हम बात करते हैं सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश, जो कि आंध्र प्रदेश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि सातवाहनों की राजधानी क्या थी, जिसका आंसर होगा प्रतिष्ठान। आगे, सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, जिसने स्थापना की थी उसकी। उसके अलावा सतकर्णी, गोमती पुत्र सतकर्णी, विशिष्ट पुत्र पुलुवामी और यज्ञ सरी सतकर्णी, ये सभी थे सातवाहन के राजा। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध और 1 राजसूय युद्ध किया। सातवाहनों के शासक के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल और गुणाद्य थे। एग्जाम में भी अक्सर क्वेश्चन आता है कि हाल किस शासन के समकालीन थे, इसका आंसर होगा सातवाहन के। हाल ने गाथा सप्तदशक तथा गुणाढ्य के भ्रय कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटिन, कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे पहले सीसा के सिक्के किसने चलाए, इसका आंसर होगा सातवाहन। हम आपको यही बता दें, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ भी सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम किया था। यह एग्जाम पॉइंट इस इंपॉर्टेंट है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सबसे पहले किसने किया था, इसका आंसर होगा सातवाहन। किसने कांच के सिक्के चलाए सबसे पहले, इसका आंसर होगा सातवाहन। इसके अलावा हम आपको बता दें, सातवाहन एक मातृसत्तात्मक वंश था, जिसमें महिलाओं का आदर सत्कार था। इसके अलावा हम आपको बता दें, नाना घाट अभिलेख से हमें इन सब चीज़ों के बारे में मिलता है कि सातवाहन ही ऐसा राजवंश था जिसने सबसे पहले भूमिदान स्टार्ट की ब्राह्मणों को। नाना घाट अभिलेख से। सातवाहनों की भाषा प्राकृत लिपि भ्राई थी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आगे हम आपको बता दें कि सातवाहनों की भाषा प्राकृत लिपि भ्राई थी। सातवाहनों का समाज मातृसत्तात्मक था। यह भी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि सातवाहनों का समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था, क्योंकि इन सभी राजाओं ने अपनी माताओं का नाम अपने नाम से आगे लगाया था। इससे मालूम पड़ता है कि वो एक मातृसत्तात्मक समाज था। इसके अलावा सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ कार्ले का चत्ते, अजंता व एलोरा की गुफा का निर्माण, अमरावती कला का विकास, सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के स्वामी कहा जाते थे। अब हम बात करेंगे चेदी राजवंश की, जो कि कलिंग में था। हम आपको बता दें, अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा में से मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। हम आपको बता दें, एग्जाम में क्वेश्चन आता है चेदी राजवंश की जानकारी किससे मिलती है, इसका आंसर होगा हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। इसके अलावा इसका प्रतापी राजा था खारवेल। इसके अलावा
खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण कराया। खारवेल किस धर्म से संबंध रखता था? जैन धर्म से। हम आपको बता दें, आज हमने बताया आपको ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। ब्राह्मण साम्राज्य में सोमवंश, कण्व राजवंश, सातवाहन राजवंश और चैदी राजवंश जो कि कलिंग में था। जैसे ही मौर्य वंश का अंत हुआ, उसके बाद पूरा उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों ने कई हिस्सों में विभाजित हो गया और इसी के कारण उत्तर भारत में विदेशी आक्रमण भी स्टार्ट हो गए, जिसमें हिंद यूनानी आए, उसके बाद शक आए, उसके बाद पहलव आए और उसके बाद कुषाण आए। अब हम आगे बात करेंगे हिंद यूनानी आक्रमणों के बारे में और उसके तत्पश्चात हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।